सुशील ने अपनी मेहनत के बलबूते शहर में आलीशान 3 मंजिली कोठी बनवाई और चंद वर्षों के अंदर ही उन्होंने समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के बीच अपना स्थान बना लिया। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने सब कुछ बदल दिया। सुशील, प्लीज़ मास्क ठीक से लगाओ, तुम्हारी नाक खुली हुई है। मास्क ठुड्डी पर लटका कर किसे धोखा दे रहे हो? सीमा, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ अपनी फिक्र करो। मुझ जैसे हट्टे कट्टे इंसान को देखकर कोरोना खुद ही डर कर भाग जाएगा। जोर का ठहाका लगाते हुए पत्नी सीमा की ओर फ्लाइंग किस उछालते हुए वे गाड़ी स्टार्ट कर ऑफिस चले गए थे। सीमा जब भी कोरोना नियमों की बात करती, सुशील उसे हंसकर टाल देते। इधर एक हफ्ता भी नहीं बीता कि सुशील को हल्का बुखार खांसी हुई। सीमा टेस्ट करवाने को कहती रही, लेकिन सुशील ने उसकी एक न सुनी और गोलियां निगल कर ऑफिस जाते रहे। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो भी जबरदस्ती करने पर टेस्ट करवाया और पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही एम्बुलेंस में सुशील को हॉस्पिटल जाते देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। उन्हें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। चूंकि वे कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उनके छोटे भाई सुमित दूसरी गाड़ी में अलग से गए और एडमिट करवा कर घर लौट आए थे। सब लोग सदमे में थे, परंतु फिर भी सबके मन में आशा की एक किरण थी कि सुशील जल्द ही स्वस्थ होकर आ जाएंगे। लेकिन 5 दिन ही बीते थे कि सीमा भी पॉजिटिव हो गई। तब तक कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद बहुत मुश्किल में रात 11 बजे उन्हें बेड मिल पाया था। सुशील के सीटी स्कैन में उनके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया था, इसलिए वे आईसीयू में रखे गए थे। मोबाइल फ़ोन ही ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा किसी से संपर्क किया जा सकता था। 5 दिनों तक तो वह सुशील और परिवार के संपर्क में रही। फिर वह अपनी बीमारी में उलझती चली गई। वह खुद ही अपना होश खोती चली गई। अपनी सांसों के लिए संघर्ष करते रहने में वह सब कुछ भूलती चली गई। आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए वह अकेलेपन से जूझती रही थी। उसके चारों तरफ उसका कोई अपना नहीं दिखाई पड़ता था। कभी उसे प्यास लगती तो सिस्टर की ओर आस भरी नज़रों से देखती, सिस्टर मुझे प्यास लग रही है। उस समय यह अनुभूति हुई कि पानी की एक बूंद भी कितनी मूल्यवान है, क्योंकि सिस्टर के लिए तो बहुत सारे सीरियस मरीज होते थे जिनको देखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता था। एक रात उसे बहुत ठंड लग रही थी। सिस्टर दूर कुर्सी पर बैठी जम्हाई ले रही थी। उसने डूबती हुई आवाज़ में सिस्टर को आवाज़ दी थी, परंतु कमज़ोर तन से इतनी धीमी आवाज़ निकल रही थी कि कोई बिल्कुल उसके करीब हो तभी सुन समझ सकता था। सिस्टर भी तो आखिर इंसान ही थी। वह सारी रात ठंड से ठिठुरती रही थी। मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मास्क निकालते ही सांसें उखड़ने को बेताब हो उठती थी। उन्हीं दिनों यह एहसास हुआ था कि एक एक सांस कितनी मूल्यवान है। उस मर्मांतक पीड़ा को याद कर वह आज भी कांप उठती है। लगभग 2 महीने तक वह जीवन मौत के झूले में झूलती हुई कभी आईसीयू तो कभी बाहर एक एक सांस के लिए संघर्ष करती रही। डॉक्टर और नर्स के अथक परिश्रम के फलस्वरूप कोरोना से जंग जीतने में सफल हो गई और अपने घर आ गई। परंतु पोस्ट कोविड के कारण वह नित्य नई परेशानियों व तकलीफ़ों से गुजर रही थी। न ही वह अपनी नन्ही परियों को ढंग से प्यार कर पा रही थी और न ही सुशील की आवाज़ से सुनाई पड़ रही थी। जब भी वह सुशील को फ़ोन लगाती तो सुमित भैया उठाते। वे अक्सर आते और किसी न किसी कागज़ पर उसके दस्तखत करवा कर ले जाया करती। जब एक दिन वह फफक कर रो पड़ी कि सुशील कहाँ हैं, वे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो मम्मी जी ने बताया कि सुशील तो कोविड से जंग में हार गए। अब पोंछ दो माथे का सिंदूर, तुम्हारा सुहाग उजड़ चुका है। सहसा वह विश्वास ही नहीं कर पाई थी, लेकिन समझ में आते ही वह रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर 100 से नीचे चला गया था। डॉक्टर आए, वह रोती बिलखती रही थी। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि सुशील के बिना वह कैसे जीवित रह पाएगी। 2 नन्ही मासूम बेटियां, वह क्या करेगी, कैसे जिएगी। इस समय वह तन से तो टूटी थी ही, अब मन से भी टूट चुकी थी। उसको अपने जीवन के चारों ओर घना अंधकार
पसरा दिखाई दे रहा था। सुशील ने बिजनेस से उसको बिल्कुल अलग थलग रखा था। एक बार वह ऑफिस पहुंच गई थी तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह उस पर बहुत नाराज भी हुए थे। ऑफिस से उससे बस इतना वास्ता था कि इस कागज़ पर साइन कर दो, तो कभी चेक पर साइन कर दो। वह भी अधिकतर ऐसा समय होता जब वे ऑफिस जाने के लिए जल्दी में होते। वह दस्तखत करके उन्हें पकड़ा देती। कभी क्या लिखा है यह जानने समझने की ना ही इच्छा हुई और ना ही ज़रूरत ही समझी थी उसने। सास सुनैना उसे हिम्मत बांधती रहती, उसे बेटी की तरह ही प्यार करती। समय समय पर दवाई, फल, दूध, खाना आदि सब उसके कमरे में पहुंचा देती। सीमा, सुशील तो अब लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन वह जो अपने प्रतिरूप नन्ही परियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गया है, उन्हें संभालो। अपनी घर गृहस्थी में अपना मन लगाओ। सास ने कहा तो वह सास से गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी सिसकी नहीं रुक रही थी। सीमा, तुम ठीक हो गई, यह इन बेटियों के लिए अच्छा है। सुशील तो तुझे मझदार में छोड़कर ही चले गए। बहुत ही कारुणिक दृश्य था। छाया भी फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, भाभी अपने को संभालो। थोड़े दिनों बाद एक दिन सुमित ऑफिस से आकर बोले, भाभी भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं हैं। रोज रोज आपसे साइन करवाने के चक्कर में अक्सर ज़रूरी काम अटक जाता है। आप पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दे तो फिर हर समय आपके पास दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और काम भी नहीं रुका करेगा। उसने तुरंत कागज़ पर साइन करके भैया को दे दिया था। उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने उसे समझाया कि इस तरह से ज़िंदगी थोड़ी ही कटेगी। अपनी मासूम बच्चियों में मन लगाओ, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मात्र 30 वर्ष। आजकल तो इतनी उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं। माँ उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन वह तो किसी के सामने ही नहीं जाना चाहती थी। वे रोती हुई लौट गई थी। आखिर कब तक वह अपने कमरे की छतों पर नज़र गड़ाए शून्य में निहारती रहती। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नया फर्नीचर और रेनोवेशन देखकर आश्चर्य से वह भर उठी। घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। घर का मालिक इस दुनिया से विदा हो गया और ऐसी हालत में ड्राइंग रूम का सौंदर्यीकरण। वह सुमित से पूछी बैठी थी, इस समय रेनोवेशन? उसके पूछते ही सुमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह सकपका कर बोला, भाभी यह सब तो भैया की ही प्लानिंग थी और उन्होंने ही सब ऑर्डर कर रखा था। मैंने सोचा कि उनकी योजना का सम्मान किया जाना चाहिए। और वह उससे नज़रें चुराकर तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया था। सीमा की आंखें छलछला उठी थी। सुशील ने तो इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं बताया। अब उसे अपना घर ही बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा था। सब कुछ अनजाना अनपहचाना सा लग रहा था। बस बदला नहीं था तो उसका अपना कमरा। वह देख रही थी कि जब से उसने सुमित को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसके प्रति सबकी निगाहें बदल सी गई थी। मम्मी जी, मैं जब से हॉस्पिटल से लौट कर आई हूँ, रामू काका मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मम्मी ने बताया। सुशील ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा था। एक दिन सुमित के साथ वे बहस करते चले जा रहे थे। बस उसको गुस्सा आ गया। अपने देवर को तो तुम जानती ही हो कि उसकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। उसने कह दिया, निकल जाओ और अपना मनहूस चेहरा यहाँ फिर मत दिखाना। वे भी चिल्लाकर बोले थे, मालिक हम तो बड़े भैया की वजह से यहाँ पर बने हुए थे, वरना मेरा लड़का तो मुझे कब से बुला रहा है। और वे अपना सामान लेकर चले गए। फिर लौटकर ना तो फ़ोन किया ना ही आए। यह सब सुनकर सीमा दुखी हो गई थी। काका उन लोगों के दाहिने हाथ की तरह से थे। वे हर समय किसी भी काम के लिए तैयार रहते थे। वह किचन में गई तो उसका भी रंग रूप बदल चुका था। अब उसने मौन रहना ही ठीक समझा। जहाँ उसका राजपाट था, अब वहाँ की मालकिन छाया बन चुकी थी। वह बच्चों के लिए दूध बनाने लगी तो बॉर्नवीटा नहीं दिखाई दिया। छाया, बॉर्नवीटा नहीं दिखाई दे रहा है, उसका डिब्बा कहाँ रखा है? भाभी, बॉर्नवीटा तो ख़त्म हो गया है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बॉर्नवीटा डालकर ही दूध पिया जाए। सादा दूध दे दीजिए। उसके भीतर कुछ दरक सा गया था।
उसने चुपचाप बच्चों को दूध दिया और अपने कमरे में जाकर सुशील की फ़ोटो के सामने फपक पड़ी थी। जब नन्हे हाथों से दोनों बेटियां उसके आंसू पोंछे तो उसने दोनों को बाहों में भर लिया था। नया नौकर विजय छाया और मम्मी जी को पहचानता था, लेकिन सीमा को नहीं। सीमा ने आवाज़ दी, विजय, बाजार से बॉर्नवीटा और 2 किलो सेब ले आना। जी मैडम, रुपए दे दीजिए। वह यहाँ वहाँ बगले झांकने लगी। तभी छाया तेजी से आई और एक फाइल उसे पकड़ाकर बोली, विजय, सर को पहले ऑफिस में यह फाइल देकर आओ। सीमा विस्फारित नेत्रों से सब देखती रह गई थी। वह मन ही मन कहने लगी, प्लीज़ सुशील, कुछ रास्ता दिखाइए, ऐसी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अगली सुबह विजय बॉर्नवीटा का डब्बा और सेब की थैली उसको देते हुए बोला, मैडम जी बोली है कि जो सामान चाहिए एक दिन पहले बता दिया करिए, तभी आप आएगा। यदि छाया या मम्मी जी कहती तो शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन विजय के यह कहने पर वह व्यथित हो उठी थी। उसे घर आए लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुका था। वह अपने लिए चाय बना रही थी। तभी छाया उसे सुनाने के लिए कह रही थी, मम्मी जी, भाभी को समझा देना, अब भाई साहब नहीं हैं और कोविड के कारण काम पहले जैसा नहीं चल रहा है, इसलिए अपनी राजशाही ना दिखाया करें, सोच समझ कर सामान मंगाया करें। उसके दिल पर आघात लगता जा रहा था। बच्चों के लिए बॉर्नवीटा नहीं, फल नहीं। वह अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी मम्मी जी ने आवाज़ दी, सीमा, आज बुआ जी आ रही हैं, कोई हल्के रंग का सूट पहन लेना, वे पुराने ख्यालों की हैं, माथे पर बिंदी भी मत लगाना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उस दिन उसने अपने वार्डरोब से सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ और सूट हटा दिए। फिर वह रो पड़ी, सुशील, जब इतनी जल्दी आपको जाना था तो मेरे जीवन में इतने सारे रंग क्यों भर कर दिए थे। अब तो सिलसिला चल निकला था। कभी बुआ तो कभी ताई तो कभी चाची मिलने के नाम पर उसे रुलाने को आया करती थी। वह कुछ नॉर्मल होने की कोशिश करती कि फिर कोई और आ धमकता और फिर वही गमगीन माहौल। मम्मी जी का भी रवैया बदल गया था। सीमा, अब तुम सुशील की विधवा हो, थोड़ा समझदारी से पहना ओढ़ा करो। अब तुम्हारे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ को देखकर लोग क्या कहेंगे। विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। वे व्यंग बाण चलाकर उसके अंतर मन को लहूलुहान कर बाहर निकल रही थी। तभी सुशील की बड़ी मौसी आ गई। वे मम्मी जी पर नाराज होकर बोली, कैसी बात करती हो बहन, फूल सी बच्ची को ऐसा बोलते तुम्हारा जी नहीं दुखता। उन्होंने मम्मी जी के सामने ही उसके माथे पर बिंदी लगा दी थी और कहा, बेटी, तुम जैसे पहले रहती थी ना, वैसे ही रहा करो। बहन को तो तेरे से ज़्यादा दूसरों की फिक्र हो रही है। सीमा उनके गले लगकर घंटों से सकती रही थी। नौकर तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे थे। छाया पेट से थी, वह कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी और मम्मी जी को गठिया के कारण परेशानी थी। सुबह के समय सुमित सीमा के कमरे में आकर बोले, भाभी, आपके हाथ के मूली के पराठे खाए बहुत दिन हो गए हैं, आज बना दीजिए। छाया का बहुत मन हो रहा है। वह खुशी खुशी बनाने में जुट गई थी। वाह भाभी, वह इन तारीफ़ों के जाल में उलझकर खुशी खुशी रोज़ नए नए पकवान बनाने में उलझती गई। मम्मी जी बोली, सीमा के खाना बनाने की वजह से सबको बढ़िया खाना मिल जाता है और उसका समय भी अच्छी तरह बीत जाता है। मम्मी जी छाया की सेवा में लगी रहती, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस खानदान का वारिस आने वाला है। उसे बेड से नीचे पैर न रखने देती, जबकि वह डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ कहकर घंटों के लिए घर से बाहर रहा करती। कोविड की लहर उतार पर थी। छाया के बेबी शावर की तैयारी धूमधाम से करने के लिए रोज बैठकें हो रही थी, जिनमें सीमा का प्रवेश निषेध था, क्योंकि वह विधवा थी। उसकी बुरी नज़र से कुछ असगुन हो जाता तो छाया के मायके वाले और मम्मी जी और सुमित सब बैठकर प्रोग्राम को शानदार व यादगार बनाने के लिए प्लानिंग करते रहते। तभी एक दिन सीमा के मोबाइल पर घंटी बजी। उधर उसके पुराने ज्वेलर थे, कह रहे थे कि मैडम,
जो आपने डायमंड सेट का ऑर्डर दिया था ना, वह बनकर आ गया है। उसको आपके घर पर पहुंचा दें या फिर यहाँ आकर देखेंगी। अब तो उसका दिमाग चकरा उठा था। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? उसके साथ मीठी मीठी बातें बनाकर, खाना बनाने वाली बनाकर रख छोड़ा है। सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। सबको स्वाद वाला बढ़िया खाना मिल जाया करता है। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी और घरेलू कामों में उलझती चली गई। फिर अपने मन का दर्द कहे तो किससे कहे। ज्वेलर के फ़ोन से मानो उसकी आंखें खुल गई। उसको ऐसा लगा मानो सुशील कह रहे हों, घरेलू कामों में उलझकर क्यों नौकरानी की तरह काम करती रहती हो। अगली सुबह जब वह तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मम्मी जी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, हाय, कुछ तो शर्म करो। अभी सुशील को गए साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और तुम सज धज कर निकल पड़ी। हाय हाय, मेरा तो समय ही फूटा है। बेटा तो चला ही गया। तुम घर की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम करने में लगी हो। लोग क्या कहेंगे? बिरादरी वालों को क्या जवाब देंगे? यह कहकर झूठ मूठ रोने का नाटक करने लगी। असमंजस में उसके कदम क्षण भर के लिए ठिठक कर रुक गए थे, परंतु फिर उसने अपने मन को पक्का किया और बोली, मम्मी जी, तिवारी जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सुमित ने उनको हटा दिया। आखिर कब तक उसे बैठे बैठे की तनख्वाह दी जाती? वे रोती बिसूरती हुई बोली, सुशील तो अब लौट कर आने वाला नहीं। सीमा को दिखाने के लिए वे अपने आंसू पोंछने का नाटक करने लगी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा था। सुमित का फ़ोन था। भाभी, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है? नहीं सुमित भैया, मैंने कैब बुक कर ली है। वह आने ही वाला है। कैब सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। ठहरो भाभी, मैं खुद ही आ रहा हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तब तक मम्मी जी तेज़ी से दौड़ती हुई आईं। सीमा, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह अनसुना करती हुई कैब में बैठ कर गई थी और सीधा ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि सुमित और छाया ने उन दिनों में काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदी है। डायमंड सेट देखकर उसकी आंखें चौंक गई थी। अब वह सीधा ऑफिस पहुंची थी। सुमित उसको ऑफिस में देखते ही घबरा उठा था। सुशील का केबिन और उसकी कुर्सी अब सुमित की हो चुकी थी। हाँ, सुशील की फ़ोटो जरूर दीवार पर टंगी थी और उस पर माला देखकर उसकी आंखें नम हो उठी थी। उसने जाकर पति की फ़ोटो को नमन किया और मन ही मन उनसे आगे प्रशस्त करते रहने की विनती की। भाभी, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप तो जानती हैं कि भैया को तो आपका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग यह कहेंगे ना कि मैं आपका सही से देखभाल नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो काम ही है कुछ कहना। अब मैं रोज़ ऑफिस आया करूँगी और तुम्हारी मदद किया करूँगी। इस समय छाया को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझे रहते हो। सुमित के चेहरे के हाव भाव से उसका आक्रोश साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन समय की नाजुकता देखकर वह वहाँ सबके सामने बोला, भाभी के लिए कॉफ़ी लाओ, और सीमा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था। मैडम सीमा और जो ऑफिस आई हैं, यह खबर हवा की तरह पूरे ऑफिस में पहुंच गई थी और लोग मिलने के लिए आने लगे थे। सुशील के प्रति उन लोगों का प्यार देखकर उसकी आंखें छलक उठी थीं। सुमित जल्दी ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आए थे। वह समझ रही थी कि सुमित को उसका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन वह घर से निकलकर सुशील के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। घर आते ही वह बोला, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिर आपको क्या कमी है जो आप आज ऑफिस पहुंच गई? सबको दिखाना चाहती हैं कि मैं आपकी देखभाल सही से नहीं कर रहा हूं। और तो और सीधा ज्वेलर्स के पास पहुंच गई। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या मैं कंगाल हूं कि अपनी बीवी के लिए एक सेट नहीं खरीद कर दे सकता? मम्मी जी और छाया वहाँ खड़ी होकर जलती निगाहों से उसे घूर रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। क्या कंपनी में मेरे शेयर नहीं हैं? भैया का सक्सेसर तो मैं ही हूँ। आपको क्या पता कि कंपनी को कैसे चलाते हैं? कुछ समझा है क्या? चुपचाप घर में बैठी है जैसे इतने दिनों से रह रही थी।
ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह आराम से बोला, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। ज़्यादा पंख फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह डर कर चुप हो गई थी। फिर सुमित और मम्मी जी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। वह मन ही मन सोचा करती कि सुशील उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। आज उसकी स्थिति कोने में रखे कचरे की तरह हो गई है। सुशील को इस दुनिया से विदा हुए 1 वर्ष हो गया था। सबको दिखाने के लिए सुमित ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। वहाँ पर सीमा की मुलाकात विपिन भैया से हुई। उन्होंने और सुशील ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी। फिर उनकी पत्नी कोरोना की शिकार हो गई थी। वे उन्हें अकेला कर गई थी। इन्हीं परेशानियों से घिरे रहने के कारण काफ़ी दिनों से उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, परंतु उनकी अनुभवी आंखों ने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया था। सुमित और मम्मी जी ने होशियारी से सभी पुराने नौकरों को हटाकर नए रख लिए थे, जो केवल छाया और सुमित को ही मालिक समझते थे। मम्मी जी अपना स्वार्थ देखकर सुमित और छाया का साथ दे रही थी। सीमा साधारण परिवार से थी। मम्मी जी का सोचना था कि उसने सुशील को अपने प्रेम पास में बांधकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण उसे लव मैरिज करनी पड़ी थी। सोने पर सुहागा था कि उसकी जल्दी जल्दी 2 बेटियां भी हो गई, जिसकी वजह से वह उनकी आंखों की किरकिरी हमेशा से थी। लेकिन सुशील के सामने उसकी ओर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत न होती थी। अब उसके जाते ही दोनों ने मिलकर उसके घर और कंपनी दोनों से किनारे करने की ठान ली थी। एक दिन सुमित फ़ोन पर किसी से कह रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है, वह भला क्या कर सकती है। इस एक वाक्य ने उसके कान खड़े कर दिए थे। वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाएगी और अपना हक हासिल करेगी। उसने गूगल पर सर्च किया और सोचने लगी कि शायद ये लोग नहीं जानते कि सीमा किस मिट्टी की बनी है। उसने जीवन की जंग जीती तो यह कौन सी बड़ी बात है। उसने प्यार से अपनी दोनों बेटियों को अपने गले से लगाकर उनके माथे पर प्यार किया और फिर कैब बुक करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के काम में जुट गई। इस तरह के काम करने का उसका पहला अवसर था, इसलिए वह थोड़ी नर्वस थी। लेकिन यदि इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। वहाँ पर वह लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका पुराना दोस्त उदय दिखाई पड़ा था। वह रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे अकेले उसके श्रृंगार विहीन और कांतिहीन चेहरे को देखकर चौंक उठा और बोल पड़ा, सीमा कैसी हो? बस कोरोना की मार झेल रही हूँ। तुमने तो सुशील के साथ लव मैरिज की थी ना? हाँ उदय, सुशील को कोरोना ने निगल लिया। उसकी आंखें बरस पड़ी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे आना हुआ? उदय, तुमने तो लॉ किया था ना? हाँ, लेकिन अब भी बेकार सा घूम रहा हूँ। छोटे मोटे कामों से बस किसी तरह गुजारा हो पा रहा है। तुमने तो अपने बैच में टॉप किया था ना? जिंदगी में तो कछुए की तरह रेंग रहा हूँ। मेरी कुछ हेल्प करोगे? यह पूछने की बात है। आओ सामने रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हैं, वहीं बैठकर बातें होंगी। उदय शुरू से क्लास में पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वह गरीब और अनुसूचित जाति के कोटे से आता था, इसलिए क्लास में कोई उसको भाव नहीं देता था। वह अलग अलग सा रहता, डरा सहमा सा रहता कि कब कोई उसका मजाक ना बना दे। फिर वह लॉ करने लगा और उसने एमए किया तो लगभग मिलना जुलना बंद सा हो गया। उसने लगभग सकुचाते हुए अपनी लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाई, जो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के लिए थी। उदय ने एप्लीकेशन में कुछ सुधार किया और बोला, पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं 1 दिन में ही कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन यह समझ लो, यदि तुम्हारे देवर की नीयत खराब है तो वह खुद ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर वह तुम्हारी कंपनी को अपने नाम पर करवाने की कोशिश में लगा होगा। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के बाद यह पता लगाने की कोशिश करो कि कंपनी में सुशील जी के कितने फीसदी शेयर थे। वे सब शेयर अपने आप तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि तुम सुशील जी की पत्नी और उनकी सक्सेसर हो। लेकिन सुशील ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं।
वह रुआसी हो उठी थी। कोई बात नहीं सीमा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा हक तुम्हें अवश्य दिलवाऊंगा। रोकर कमज़ोर मत बनो, बल्कि हिम्मत रखो। उदय, यदि तुम मेरा हक दिलवा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगे 20 लाख रुपए या उससे कहीं ज़्यादा रकम दूंगी। यदि तुम यह केस मुझे जिता दोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा और फिर तुम्हें बहुत सारे केस मिलने लगेंगे। लेकिन इस समय तो बस तुम्हें ज़रूरी खर्च वाले पैसे ही दे पाऊंगी। सीमा, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सुशील के किसी विश्वासी मित्र को जानती हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, विपिन भैया और सुशील ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सुमित खुद डायरेक्टर बनना चाहता होगा। वह भोलेपन से बोली थी। फिर कौन बनेगा? तुम बनोगी। अपने पति की सक्सेसर हो तुम। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, कैसे हो पाएगा? यह काम मैनेजर और टीम करती है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ठीक है सीमा, तुम मेरे संपर्क में रहना। इस विषय पर दूसरे केसेस की स्टडी करूँगा, उनके फैसले और डिटेल्स समझूंगा, तब आगे क्या करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, घर में इन बातों की किसी से भी चर्चा मत करना, क्योंकि इस समय तुम्हारा देवर तुम्हारी कंपनी पर अपना कब्जा करके तुम्हारे अधिकार को छीनकर तुम्हें घर से बाहर कर देने की कोशिश में लगा होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि सुमित ने कंपनी कोर्ट में कंपनी अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी होगी। हो सकता है कि वह तुम्हारा फ़ोन ट्रैक कर रहा हो, इसलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। यदि तुम्हारे फ़ोन में विपिन का नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं सब कुछ तुम्हारे हक में करवा कर ही चैन लूँगा। जो उदय उसकी नज़रों में गंवार और एवं ही था, आज उसकी बातों से अत्यंत सुलझा हुआ व समझदार दिखाई पड़ रहा था। उसके बात करने के ढंग से और उसकी मदद के लिए उठे हुए उसके हाथ को देखकर वह गदगद हो उठी थी। उसके व्यवहार ने उसके दिल को छू लिया था। उदय का अनुमान सही निकला था। सुमित ने कंपनी का नाम बदलकर अपने नाम कर लेने की एप्लीकेशन लगा रखी थी और सुशील के शेयर्स पर अपना कब्जा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए उनको तरह तरह का प्रलोभन देने में लगा हुआ था। पावर ऑफ अटॉर्नी के कैंसिल होते ही सुमित के कान खड़े हो गए थे और अब उसके सुर बदलने लगी, लेकिन वह अंदर ही अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर से मिल रहा था और अपने को सुशील का सक्सेसर बता रहा था। सुशील की जगह वह खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए गुटबंदी की कोशिश में लगा हुआ था। लोगों के सामने सीमा को अयोग्य बताकर समय बिताने के प्रयास में लगा हुआ वह चाह रहा था कि किसी तरह कंपनी उसके नाम रजिस्टर हो जाए, फिर एक एक को वह देख लेगा। इधर घर में सीमा को अपनी तरफ से मिलाने के लिए उसकी चापलूसी करता रहता। अब भैया तो लौट कर आएंगे नहीं, अब सब कुछ उसे ही करना है। वह सबसे कहता फिर रहा था कि सीमा भाभी तो एक घरेलू महिला है, वे भला कंपनी की ABCD क्या जाने। इसीलिए तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे रखी है। मैं तो भाभी का सेवक हूँ, भैया की अमानत संभाल रहा हूँ। इनकी बेटियों को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजूँगा। हर समय यही सोचता रहता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी भाभी को भैया की कमी महसूस ना हो पाए। अब वह उन दोनों के लिए कभी कुछ तो कभी कुछ खिलौने या कपड़े लेकर आया करता, लेकिन सीमा अब उसकी नीयत को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उसके भुलावे में आने का सवाल ही नहीं था। विपिन ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला ली, जिसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर को भी चुना जाना था। बड़ी गहमा गहमी थी। उदय और विपिन के सहयोग से वह अब कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह समझ चुकी थी, लेकिन सुमित आसानी से कंपनी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने एक कागज पर सुशील के दस्तखत के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा, जिसके अनुसार सुशील के 51% शेयर्स और कंपनी सुमित की हो जाएगी और वह चाहते थे कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित ही बने। विल के अनुसार सुशील के शेयर्स, जमीन जायदाद और कंपनी का मालिक सुमित ही होगा। बैठक बहुत हंगामेदार हुई और केस लॉ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। बोर्ड मेंबर्स सीमा को सुशील की उत्तराधिकारी मानते हुए उसे ही डायरेक्टर चुनना चाहते थे, लेकिन कानूनी दांव पेच में उलझकर मामला लॉ ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक पहुंच गया
और विल की सच्चाई सिद्ध करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंच गया था। परंतु उदय के आगे सुमित के वकील कहीं टिक नहीं पाए और लगभग 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सीमा के हक में फैसला हुआ। सीमा ने खुशी के मारे अपने गरम हथेलियाँ उदय के हाथों में रख दी। उदय, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं आजीवन तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। सीमा, आज पहले दिन ऑफिस जा रही हो, लो मुंह मीठा करके जाओ। वह आश्चर्य से भर उठी थी। ये रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। वह ऑफिस आई तो गेट को फूलों से सजा हुआ देख उसे अच्छा लगा था। उसके लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। फूलों की वर्षा के साथ वेलकम सॉन्ग गाया गया। केबिन के बाहर नेम प्लेट पर सीमा और नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी। वह फाइल पर साइन करना चाहती थी, परंतु उसका मन उदय में ही उलझा हुआ था। उसने ईमानदारी से चेक साइन करके जब उसे दिया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। सीमा प्लीज़, यह एक दोस्त की तरफ से भेंट समझ लो। वह उसे एक टक निहारती रह गई थी। उदय, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बस दिल में कोई बसा है तो उसे अपने दिल की बात कह दो। बस हिम्मत नहीं जुटा पाता। यदि उसने ना कर दी तो? उदय का जादू उसके सिर पर चढ़ता जा रहा था। वह हर पल उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढा करती, लेकिन उसकी सूनी आंखों में सिवा उदासी और खालीपन के कुछ न दिखता। वह रात में लेटी तो उसका मन उदय की बातों में उलझा था। उदय, उसे क्या होता जा रहा है? वह मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। उसने उदय को अपना हमसफ़र बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने उदय को फ़ोन किया। कल शाम को डिनर पर आ सकते हो? आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगले दिन, मैडम नहीं, केवल सीमा कहो उदय। मैं तो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। उदय ने सबके सामने उसकी हथेलियों को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।